मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा रास्ता अलग है मुझको जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि हम हार जाएंगे, पर फिर मेरी किस्मत मुझे आजमाने दीजिए। नमस्ते नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी और आप देख रहे हैं मुझे एनपी विद्यापीठ के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम सब जो आज पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह इतिहास का पहला ऐसा चैप्टर है जो जिसका अध्ययन आपको गहन करना है। इसका गहन अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि यह हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट्स होती हैं। जो भी यह महत्वपूर्ण सवाल हैं, हर टॉपिक बाई टॉपिक इसको सजाया गया है, समझाया गया है। इसको लिखने और रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की क्या बोलते हैं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है बाबू, तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है साथियों, हम सब पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर को हम इसलिए थोड़ा सा जोर देकर इसको कह रहे हैं पढ़ने के लिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो यहीं से शुरुआत हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत हुई थी। इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जगह था, पहली बार जिस जगह का उत्खनन खोज जो किया गया था उस जगह का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था साथियों? हड़प्पा नाम था। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और आप लोग इसको समझेंगे, समझने से भी बहुत कुछ इसमें से क्लियर होगा और याद भी हो जाएगा। आपको इसको लिखने और रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यहाँ क्लास खत्म हो उसके बाद आप इसको एक बार और देख लेंगे और समझ लेंगे इसको। ठीक है साथियों, चलिए तो हम सब जो पढ़ने वाले हैं काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को नहीं छोड़ेंगे और अंत तक देखेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक जो वीडियो इसमें और क्या बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट लाया गया है काफी आसान है, ट्रिक के साथ आसानी से समझ जाइएगा आप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम क्लास में। चलिए, जो पढ़ने वाले हैं पढ़ने हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जिसके बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। क्या है? विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, जैसे पीली सभ्यता, मिस्र नील नदी की सभ्यता, जो भी सभ्यताएं हैं जो प्राचीनतम है, सबसे पुरानी है, उस सभ्यताओं में इसका नाम आता है। और वो सब तो मानिए एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जो है साथियों ये जो है आपकी नगरीय सभ्यता है। क्या साथियों? नगरीय सभ्यता है, जो शहरी सभ्यता है। इसका जो समय है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो कालखंड है, यानी जो समय है। क्या साथियों? इसको याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका क्या है? कालखंड है, इसका समय है। ठीक है, इसका मुख्य क्षेत्र जो है वह प्राकृत क्या बोलते हैं पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम है। यहाँ जो आप जो सब देख रहे हैं ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये जो बाकी बच रहा है वो भारत का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पश्चिम भारत और पाकिस्तान में ये सभी एरिया जो पड़ता था, सिंधु सिंधु नदी अभी भी भारत से होकर पाकिस्तान में बहती है, आप लोग जानते हैं इसको। इसीलिए ये हम लगता नहीं कि इसको ज्यादा समझे, भारत पाकिस्तान तो भाई आप लोग महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, इस टॉपिक को भी समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि हम आपको इसको डीपली समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो है पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम इसलिए कि पश्चिम भारत में तो गुजरात है, लेवल का बोलते हैं, गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, सब तो ये तो है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर तक ये एरिया फैला हुआ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ सिंधु नदी के जो भी उप नदियां थी या उससे सटे जो भी नदी नदी थे, उसके लगे क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा विकसित हुआ। इसलिए क्योंकि पीने योग्य पानी, उस समय क्या चाहिए था? खाना लोगों को चाहिए था, तो पीने योग्य पानी रह जाती थी। मैदानी क्षेत्र के कारण वहाँ कृषि आसानी से हो जाती है। और क्या बोलते थे, आखेटक लोग करके खाते थे, तो जो भी मूल रूप से मिल जाता था उसको खा लेते थे, और जहाँ खाते थे वहाँ बस्तियां बस जाती थी और नगरीय बस्तियां थी। ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व लगभग मान लीजिए 4500 से 5000 ईसा पूर्व तक समय पहले, जहाँ दुनिया ईंट का नाम तक नहीं जाती थी, वहां ईंट के दीवार बने थे, रोड 90 डिग्री पे बने हुए थे, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। और विश्व में पहली ऐसी सभ्यता है जो शहरी सभ्यता है, जो नगरीय सभ्यता है। और इसका जो भी खासियत है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, जो भी इसकी विशेषता है वो हम इसके वीडियो में जानेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो आगे देखते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आपको बताया है पहले कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे पहला जो नगर या जो स्थल का खोज किया गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। आगे 1920 के दशक में इसकी खोज हुई थी। 1920 के दशक में इसकी खोज हुई थी। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। पहला जो जो जगह था हड़प्पा, पहला जो जगह था हड़प्पा, इसकी खोज कब की थी साथियों? इसकी खोज की गई थी 1921 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम सहनी। कौन थे साथियों? दयाराम सहनी। कौन थे? दयाराम सहनी। ठीक है,
दयाराम साहनी इसके खोज करता थे, स्थल खोद करता था। ठीक है साथियों, तो 1921 में हड़प्पा सब ये सब सन भी याद रखेंगे, सन पूछता है। ठीक है, खोजकर्ता भी पूछेगा आपसे, सन भी पूछेगा आपसे। तो हालांकि इसका सब भी टॉपिक से जाकर रख दिया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे। ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, 20-25 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, 10-15 मिनट में सुधार देंगे हम सभी को। ठीक है, तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गई थी। कौन थी, किस जगह की जगह साथियों, मोहनजोदड़ो की। याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से हुई है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है साथियों, उसके बाद देखते हैं इसमें, इस खोज से प्राचीन भारत की उच्चतम और उन्नतम, क्या साथियों, उन्नत सभ्यता का पता चला। भारत की सबसे अधिक नगरीय सभ्यता, सबसे प्राचीनतम, विश्व में लगभग प्राचीनतम जो भी सभ्यता है इसकी समकालीन थी उस समय। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी, नील नदी की सभ्यता हो जाएगी, पीली नदी, सब में उन्नत थी, सबसे विकसित था ये। ठीक है, लेकिन ये कैसे डूब गया, कैसे इसका पतन हो गया, ये भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। चलिए, आगे है प्रमुख खोजकर्ता। देखिए, जो भी इसमें दो चार नाम जो है काफी जो माने इंपॉर्टेंट्स हैं इसके लिए, काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको समझेंगे। महत्वपूर्ण में इसलिए आएंगे कि दयाराम साहनी पूछता है इसलिए क्योंकि ये पहले खोजकर्ता थे हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के थे। दयाराम साहनी किस स्थल की खोज की थे साथियों, वो किए थे हड़प्पा की खोज। कब किए थे, तो 1921 में किए थे। राखल दास बनर्जी किसकी खोज किए थे, मोहनजोदड़ो की। आपको बताया है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। यहाँ 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज की गई थी 1922 ईस्वी में। ठीक है साथियों, ईस्वी नहीं लिखा हुआ, ईस्वी में सॉरी। इसके जो सर जॉन मार्शल जो थे, खुदाई का नेतृत्व और सभ्यता की पहचान कर रहे थे। लेबर तो कहीं जगह खट लेगा, लेकिन थोड़ा सा होता है ना जो ठेकेदार एक प्रकार का, उन्हीं को ले लेंगे किनको, सर जॉन मार्शल को। ठीक है, सर जॉन मार्शल जो थे भारत के क्या बोलते खोजकर्ता थे उस समय की जो सभ्यता थी उसके। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। लेकिन अगर जगह पे जोर देके पूछे तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सर जॉन मार्शल हो जाएगा। लेकिन हड़प्पा जगह की कौन खोज की थी, तो दयाराम साहनी। राखालदास बनर्जी किसके थे, मोहनजोदड़ो की। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। चलिए, इसका भौगोलिक विस्तार पहले देखते हैं, इसका जो लोकेशन है उसका विस्तार देखते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे नॉर्थ में, उत्तर में जो था वो मांडा नामक जगह है, सबसे अंतिम छोर पे है जो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है साथियों, उसके बाद जो है सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान दासक नदी के में, बलूचिस्तान कहां पड़ता है, तो पाकिस्तान में, याद रखिएगा आप लोग। ये कौन जी, वेस्ट। ठीक है, तो जो पश्चिम है, पश्चिम में यह बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। और जो क्या बोलते हैं ईस्ट में, यानी पूरब में कहां तक फैला हुआ है, तो आलमगीरपुर मेरठ जो नदी उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां तक है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है जो प्रवरा नदी के किनारे है। तो ये इसका लोकेशन है। उत्तर में कहां चल जाएंगे जी, उत्तर में मांदा। ठीक है, पश्चिम में सुतका गेंडोर, पूरब में आलमगीर जो आलमगीरपुर जो मेरठ में है, और दक्षिण में कहाँ चलेंगे, दायमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप क्लियर है। पश्चिम में कहाँ जी, बलूचिस्तान में, पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और उत्तर में जम्मू क्षेत्र, और जो दक्षिण में है वो महाराष्ट्र में। सबसे पहले क्लियर करते जाएंगे, ऊपर जम्मू कश्मीर मांडा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ले लेंगे, पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, और दक्षिण में जो महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं इसका जो भौगोलिक विस्तार था, जो इसका लोकेशन था वो आपको दिखा दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद रहेगा बेहतर ढंग से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हड़प्पा। चलिए, अब जो भी स्थल है उसका महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनको हम समझ लेते हैं कि जो जगह है, खोजकर्ता कौन है, इसकी विशेषता क्या है, किस नदी के किनारे है, इंपोर्टेंस और पूछता है। ठीक है, इसलिए आप इसको याद करके रखेंगे साथियों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए, हड़प्पा। हड़प्पा जो जगह है इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। कब हुई थी साथियों, 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। स्थान जो है वो कहते हैं माउंट गोमरी जिला जो पाकिस्तान में पड़ता है और रावी नदी के किनारे। पूछता है आपसे, याद रखेंगे, माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान ये अलग है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि हड़प्पा की खोज 1921 में किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे साथियों, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खोजकर्ता जो है वो कौन है जी, दयाराम साहनी है। कौन है साथियों, दयाराम साहनी है। अब यहाँ से मुख्य चीजें जो अवशेष मिले हैं, विशेष अवशेष मिले हैं, वो क्या क्या मिले इसको समझेंगे। प्रमुख जो अवशेष क्या मिला है, यहाँ से अन्नागार मिला है। अन्न रखने के लिए जो जगह थी उसको अन्नागार कहते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टोर होता है अभी के डेट में, लेकिन उस समय अन्नागार इसको कहते थे। ठीक है साथियों, तो अन्नागार मिला हुआ है। श्रमिक आवास मिला हुआ है, जहां मेहनत मजदूरी करके लोग सोए रहे, वहां क्या है जी, श्रमिक आवास मिला हुआ है। मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, कहां से, हड़प्पा से। ये सभी हड़प्पा से चीजें मिली हुई है। और इंग्लिश में RH-37, देखिए RH-37 लिखा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इंग्लिश में ही लिखा गया, ये नहीं कि अपना से ही बनाया गया है, इंग्लिश में ही लिखा गया। ठीक है साथियों, यह इंग्लिश में ही लिखा गया, मिला हुआ है। वहां कब्रिस्तान है RH-37। ठीक है, जो कब्रिस्तान है वहां मिला। उसके बाद यहाँ क्या मिला है, हाथी का कपार मिला है। हाथी का जो कपाल होता है, कपाल मिला हुआ है। ठीक है, और स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है।
हिंदू धर्म ग्रंथ में जो स्वस्तिक चिन्ह होता है वो चिन्ह मिला हुआ है कहाँ से, हड़प्पा से। तो हड़प्पा की प्रमुख स्थिति आप समझ लिए, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे थे हड़प्पा की खोज 1921 में किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे, खोज करता दयाराम शाहनी। नगार मिला है, श्रमिक आवास ने मिला है, माता देवी की मूर्ति मिली है, RS-37 मिला हुआ है, जो कब्रिस्तान है हाथी का कपाल मिला हुआ है, और क्या भाई स्वस्तिक चिन्ह मिला हुआ है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नगर से मिला हुआ है, तब इसको याद करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दो तीन जो जगह है वहां से ही पूछता सवाल, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई थी, 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यहाँ कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है लारकाना जिला पाकिस्तान में, जो सिंधु नदी के किनारे है। याद रखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे। किस नदी किनारे साथियों, सिंधु नदी के किनारे है। इसके जो खोज करता है वो राखल दास बनर्जी है। इनको RD बनर्जी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोग याद रखेंगे। वहां अगर मान लीजिए राखल दास की जगह RD बनर्जी लिखे तो भी ध्यान रखिएगा कि हाँ RD बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी है। ठीक है, इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो था, उस समय सबसे बड़ा था। यहाँ विशेष मैंने विशाल स्नानागार मिला हुआ है, अन्नागार भी मिला हुआ है, आवास भी मिला हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा था क्या बोलते हैं स्नानागार, जो स्विमिंग पूल वगैरह था वो सबसे बड़ा मिला हुआ कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ। ठीक है साथियों, इसमें जो प्रमुख अवशेष जो मिले हुए हैं वो क्या क्या मिले हुए हैं, पुरोहित आवास मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। उसके बाद क्या मिला है साथियों, सूती वस्त्र मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, तांबे का ढेर मिला और सभागार मिला है। इसको याद रखेंगे, पुरोहित जी, पुरोहित आवास क्या साथियों, पंडित जी पूजा उजा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या जाएंगे, नहाने जाएंगे, इसलिए विशाल विशाल स्नानागार मिला है। नहाने के बाद खाएंगे तो क्या जी, अन्नागार मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद की कपड़ा तो पहनबे करेंगे ही, तो सूती वस्त्र भी मिला हुआ है। उसके बाद किसकी पूजा करेंगे, पशुपति शिव की पूजा करेंगे, इसलिए इनको यहाँ क्या मिला हुआ, पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली हुई है। उसके बाद कहीं सभा में गए तो वहाँ क्या, इनको नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिल गई, तांबे का ढेर मिल गया। उसके बाद तो सभा जाबे करेंगे, तो सब चीजें निपट जाएंगे तो सभा जाएंगे, तो सभागार भी मिला हुआ है। ठीक है साथियों, ये याद रखेंगे। ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई वस्तुएं हैं, जो भी यहाँ बताया गया, जो भी जगह है, जो स्थल है, वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। इसकी खोज कौन किए थे, राखल दास बनर्जी किए थे, सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आ गया चनहुदड़ो, इसकी खोज जो है 1931 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ स्थान पड़ता है नवाब शाह जिला पाकिस्तान। अधिकतम जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, और कुछ जो महत्वपूर्ण है वो भारत में, जैसे कि बंदरगाह स्थल लोथल, जो समय का बंदरगाह स्थल था जहाँ से पोर्ट वगैरह से बिजनेस होता था, वो क्या है, जो गुजरात में है, लोथल। ठीक है, तो हम आगे इस क्लास में देखेंगे इसको। ठीक है, उससे पहले चंद्रहुदड़ो के बारे में पढ़ रहे थे। चंद्रहुदड़ो जो है 1931 ईस्वी में इसकी खोज होती है। नवाब शाह जिला पाकिस्तान, जो सिंधु नदी के किनारे, ये भी किस नदी किनारे है साथियों, सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे साथियों, सिंधु नदी किनारे स्थित है। खोज जो इसके है गोपाल मजुमदार, इसके खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजुमदार इसके खोजकर्ता है। यही एक शहर है जो दुर्ग रहित है, मतलब कि हर शहर जो था वो किलाबंदी था, दुश्मनों से निपटने के लिए या वहां आक्रमण ना हो, इसलिए वहां पर क्या किया जाता था, किलाबंदी की जाती थी। यही एक शहर था जिसका किलाबंदी नहीं किया गया था, किलाबंदी नहीं किया गया था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल था जो किलाबंदी नहीं था या दुर्ग रहित था, वहां कौन हो जाएगा साथियों, वहां हो जाएगा चनहुदड़ो। कौन हो जाएगा साथियों, चनहुदड़ो। अब यहाँ के विशेष प्रमुख अवशेष विशेष देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं, और आई होप आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। मेरी भाषा हालांकि अगर मान लीजिए तेज हो तो इसको थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, हमारा आदत है थोड़ा तेज बोलने की। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी हम स्लो ही चल रहे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से क्या मिला हुआ है, मेकअप की सामग्री मिली हुई है। महिलाएं तो आदि से अनंत तक मेकअप वगैरह लगाए हुए की है। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं इसको। मेकअप की सामग्री मिली हुई है, जिसमें क्या बोलते हैं, लिपस्टिक मिला हुआ है, शीशा मिला हुआ है, मनका मिला हुआ है। ठीक है साथियों, क्या जी, मनका मिला हुआ है, सुई मिली हुई है, गुड़िया मिला हुआ है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान भी है। ठीक है, तो ये कहां से मिला है, यह मिला है चनहुदड़ो से। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान कहां से मिला है, तो मिला है चनहुदड़ो से। ठीक है, मेकअप की सामग्री और लिपस्टिक, शीशा, मनका, ये इत्यादि जो मिले हुए कहां से साथियों, ये मिले हुए चनहुदड़ो से। यहां तक क्लियर है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अगर लेना हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है रोपड़, इसकी जो खोज हुई है 1953 में हुई है। ठीक है, स्थान जो है यह पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। किस नदी किनारे साथियों, सतलज नदी के किनारे जो है इस शहर का खोज किया गया था, इस नगर का खोज किया गया था, जिस नगर का नाम है रोपड़। खोजकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा है। कौन है साथियों, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, यहाँ मानव के साथ साथ कुत्ते की भी दफनाया गया था, यहाँ मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया गया था। इसका साक्ष्य कहां से मिला है, तो रोपड़ से मिला है। ऐसे ही नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिला था। जैसे पहले क्लास में पढ़े हुए हैं, जहां बुर्जहोम की चर्चा है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ भी नवपाषाण काल में
कौन साथियों, नवपाषाण काल में कुत्ते को दफनाया गया था इंसान के साथ, यहाँ भी वही परिस्थिति है। ठीक है, तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाया हुआ साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से मिला। ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है, कौन खोजकर्ता के थे साथियों, तो यज्ञदत्त शर्मा थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बनवाली। कौन है साथियों, बनवाली। स्थान जो है, इसकी खोज कब हुई थी, उसकी खोज हुई थी 1973 में। कंफ्यूजन हो तो थोड़ा 1-2 साल इधर उधर देख लीजिएगा, लेकिन ये सही है, हम सब पढ़े हुए। ठीक है, स्थान जो है वो क्या है साथियों, कहाँ का है स्थान, ये है आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, बनावली। ठीक है, बनावली की खोज जो हुई 1973 में हुई है। स्थान जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे। बनावली पूछा किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। किस साथियों, सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है बनावली। खोजकर्ता जो है डॉक्टर आर एस बिष्ट है। कौन है साथियों, डॉक्टर आर एस बिष्ट है खोजकर्ता बनावली के। प्रमुख अवशेष यहां से मिले हैं मिट्टी का, ये पूछा हुआ सवाल है 2022 में, यह पूछा हुआ सवाल है। मिट्टी के हल का प्रमाण कहां से मिला हुआ है, उसके बाद जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, ये सभी पूछा हुआ सवाल है और ये 2-3 बार रिपीट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है साथियों, तो मिट्टी के हल का प्रमाण कहां से मिला हुआ है, अग्नि वेदिकाएं पूजा करने के लिए अग्नि वेदिकाएं बनाई जाती है। अग्नि वेदिकाएं का साक्ष्य कहां से मिला है, बनावली से मिला है। जौहरी का घर, जो सुनार का घर होता है, वो कहां से मिला हुआ है, वो मिला हुआ है बनावली से। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, यहां तक इसका हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ये काफी महत्वपूर्ण है, तब इसको याद करके रखेंगे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। तो ये खोजकर्ता जो है आर एस बिष्ट है। बनावली की खोज 1973 में हुई, सरस्वती नदी के किनारे। कौन शहर किस नदी के किनारे है, खोजकर्ता कौन है, ये याद रखिएगा। और सन में 2-3 भी याद रखिएगा चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका कालीबंगा। कालीबंगा, इसका शायद सन कंफ्यूजन हो गया इसलिए लिखा नहीं गया है। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा की खोज, पहले स्थान देखते हैं। स्थान जी हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी किनारे है बनावली जी, कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। खोजकर्ता जो है अमलानंद घोष हैं। कब किए हैं, 1951 से 52 के बीच में। ठीक है, उत्खननकर्ता जो है बीबी लाल और बीके थापर हैं। इसकी उत्खनन कब की गई थी, तो 1961 से 1969। अच्छा, इसके वजह से कंफ्यूजन के लिए नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो खोजकर्ता जगह का खोज किया गया था अलग, और उत्खनन करता जो उसको खोदे थे वो थे, देखो उत्खनन करता कौन थे, बीबी लाल बीके थापर। खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष। ठीक है, काली कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। राजस्थानी भाषा का आता है कालीबंगा, तो वहां क्या होती है, काले रंग की चूड़ी। यहाँ से काम है, विश्व का सबसे पुराना जूता हुआ खेत, ये बोले हैं कि आपको पूछा था, जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। यहाँ से भी आपकी अग्नि वेदिकाएं यहाँ से मिली हुई है। ठीक है साथियों, इंपोर्टेंट सबसे याद रखेंगे, जैसे कि नहीं, काली बीबी चूड़ी मांगे, एक थप्पड़ मारो की बीबी लाल हो जाओ, इसी की काली बीबी मतलब कालीबंगा। कौन खोज करता, बीके लाल बीके थापर, तो एक थप्पड़ मारो की बीबी लाल, जैसे याद रखेंगे बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, और जाके कहिए कि खेत जोतो तुम जाकर, तो क्या करेगी जी बाबू, यहाँ आके खेत जोतेगी, तो कहाँ से खेत जोतेगी, तो कालीबंगा में यहाँ खेत जोतेगी। ठीक है, उसके बाद घर में जाएंगे तो पूजा पाठ करवे के, इसलिए अग्नि वेदिकाएं भी बनी हुई है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। उसके बाद है धौलावीरा। स्थान जो यहाँ कच्छ, कच्छ का रण है और गुजरात में यहाँ पड़ता है। गुजरात प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है कच्छ, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, खोजकर्ता जो है, पहले खोज इसकी जो है वो है 1968 में। पुरातात्विक जो जगपति जोशी थे वो थे, पुरातात्विक जो थे वो जगपति जोशी जी ने इसकी खोज करते हैं, किसकी, धौलावीरा की। किस जिला में है, तो कच्छ में है, गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है साथियों, प्रमुख अवशेष देखते हैं। चूना पत्थर, क्या मिला हुआ है यहाँ से, चूना पत्थर। साइन बोर्ड, 20 बड़े अक्षरों वाला शिलालेख है, मतलब कि शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे लिखा गया साइन बोर्ड है। जो कुछ लिखा गया अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है वो कि क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन बोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, पत्थर से बने विशाल नगर, पत्थर से बना हुआ विशाल नगर है। 3 स्तरीय नगर योजना, जो दुर्ग, मध्यम और निम्न था। ठीक है, वहां पे सब जगह जो थी, यहाँ क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की जो बनाई गई थी व्यवस्था, वो थी दुर्ग था सबसे पहले। जो क्या बोलते हैं राजा महाराजा वो जहाँ रहते थे, वो चाहे जो प्रधान रहता था उसको वो दुर्ग में रहते थे। उससे नीचे जो होता था मध्यम होता था, जो बिजनेसमैन वगैरह रहते थे वो मध्यम में रहते थे, और सबसे निम्न में रहते थे जो उनकी सेवा हुआ करते थे, वो सबसे निम्न थे, तो निम्न नगर या निचले नगर कहा जाता था उसको। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। दुर्ग में कौन रहते थे, पैसे वाले जो व्यापारी थे या राजा परिवार के परिवार से थे, वो दुर्ग में रहते थे। निम्न में जो मध्यम वर्ग के जो लोग रहते थे वो निम्न में मध्यम में रहते थे, और निम्न में वो लोग रहते थे जो इन सभी की सेवा करते थे। ठीक है, वो लोग किस में रहते थे, निम्न में नगर में रहते थे, या निचला नगर कहते थे इसको। ठीक है साथियों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट जा रहा है। ठीक, आगे है सुरकोटदा। ठीक है साथियों, यह स्थान गुजरात के कच्छ जिले में
कच्छ जिले के रापड़ तालुका में स्थित है, यह भी गुजरात में स्थित है, ठीक है। सुरकोटदा खोज जो है 1964 में पुरातात्विक जगपति जोशी जी ने की थी, इसकी भी खोज जगपति जोशी जी ने की थी, ठीक है। प्रमुख अवशेष यहाँ देख लीजिए, प्रमुख अवशेष यहाँ के घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, घोड़ा मारा होगा तो दफनाया गया होगा, ठीक है। तो घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, कलश सावधान मिला हुआ है, ठीक है। 9 कमरों वाला भवन मिला हुआ और शंख मिला हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे थोड़ा थोड़ा इसको, मैंने किसी तरह ट्रिक बना कर रख लीजिए। जैसे मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया था, क्यों कहा गया है? वहाँ या तो कोई बाढ़ उड़ा वगैरह आया था जिससे मर के लोग दबा उबा के उसमें रह गया होगा, या दूसरी आर्यों का आक्रमण हुआ होगा जिससे वो मारा वारा कर रह गया होगा। तो ये अलग अलग होता है कॉन्सेप्ट, इसको याद करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। किसी तरीके से समझा लेंगे। अरे हम तो जब पढ़ते थे ऐसा ट्रिक बनाते थे कि कह भी नहीं सकता आदमी, 10 आदमी के बीच में शेयर भी नहीं करती, इतना खतरनाक ट्रिक बना के पढ़ता था आदमी। तो पढ़ो यार, किसी तरह पढ़े, दिमाग में सेव करना है, किसी तरह इसको सेव कर लेंगे, सेटल कर लेंगे तो याद रहेगा हमेशा। निगेटिव चीज ज्यादा याद रहती है, इसलिए आप लोग निगेटिव में ही लेकर जैसे आपको याद करना याद कीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या मिला हुआ जी? घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, कलश सावधान मिला है, 9 कमरों वाला भवन मिला है, और यहाँ कहां से क्या मिला है? शंख भी मिला हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला बंदरगाह शहर था। क्या साथियों? बंदरगाह शहर था, ठीक है। यहाँ बंदरगाह शहर था जहां से बिजनेस वगैरह होता था, व्यापार वगैरह होता था, ठीक है। यहाँ गुजरात के भाल क्षेत्र के में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के साथ, किस नदी के किनारे साथियों? भोगवा नदी के। नदी भी याद रखेंगे, जो भी बताया जा रहा है उस नदी को भी याद रखेंगे, यह पूछता है आपसे, ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी 1964 में पुरातात्विद जगपति जोशी ने की थी। इसकी भी खोज कौन किए थे? जगपति जोशी जी किए थे, ठीक है। प्रमुख अवशेष जो है यहाँ से बंदरगाह मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं। समुद्री व्यापार है, युगल समाधान है, उसके बाद फारस की मुहरे, मनके बनाने का कारखाना, और क्या बोलते हैं बाट, झुकने उकने के लिए जो रखा जाता है तराजू पे, बाट वगैरह, क्या बोलते हैं, बाट और मापने के लिए उपकरण रखे हैं। वहां से तांबे के औजार मिले हुए हैं। वहां अभी तक वहां लोहे की खोज नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई साथियों? लोहे की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या मिला हुआ? सबसे पहले यहाँ से बंदरगाह शहर मिला हुआ है, समुद्री व्यापार होता था, युगल समाधान था, फारस की मुहरी मिली हुई है, मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है, बाट में आपको उपकरण मिले हुए हैं और तांबे के औजार मिले हुए हैं, ठीक है साथियों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, याद करना है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है रंगपुर। क्या है साथियों? रंगपुर, ठीक है। अरे कहां से आ जा रहा है भाई? एक सेकेंड, आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, रंगपुर पढ़ते हैं। रंगपुर यहाँ गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली हुई है। रंगपुर चावल, बाजरा और बाजरा के प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करने के लिए भी स्थित है। यहाँ क्या थी? चावल का भूसी मिला हुआ, भूसा। क्या मिला हुआ साथियों? चावल का भूसा, चावल का भूसा मिला हुआ, धान की भूसी भी कहते हैं उसको। रंगपुर में चावल, बाजरा और बाजरा के प्रारंभिक प्रमाण, जब सबसे प्रथम बाजरा की खेती कहाँ हुई थी? रंगपुर हुई थी। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, मानाकेदार किनारों वाली थालियां, काली और लाल रंग से चित्रित बर्तन, ऊंची गर्दन वाले जार और कुल्हाड़ी, और क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, स्ट्रीटाइट और कार्नेलियन के मन के मिले हुए हैं, ठीक है। कार्नेलियन के मन के मिले हुए हैं। पहला चैप्टर में आप लोग मनके के बारे में पढ़े होंगे। मन का वो है जो घड़ा रहता है, एक प्रकार का, बंद ऊपर नीचे हो सकता है। उस पर कुछ चित्रकारियां बनाई जाती थी, काफी मजबूत होते हैं, उसको रंगा जाता था उसमें का प्राकृतिक कलर से, तो उसको मन का कहा जाता है, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, रंगपुर के बारे में। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। शहर सुनियोजित थे, जहां सड़कें एक दूसरे को क्या काटती थी? समकोण पे। जैसे अगर मुरान पे है तो चौक ऐसे बना हुआ रहता था, ये नहीं कि अपना बिहार में तो यार जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। समकोण मतलब कि ऐसे जाके ऐसे सीधा मुड़ जाती थी। तो उस समय 4 व्हीलर वगैरह थोड़ी रहते थे, बैल वगैरह, घोड़े वोड़े वगैरह, गधा, खच्चर बने, ये सब रहता था, घुमाने के लिए जाता था आदमी, आता था आदमी उसी से, ठीक है। शहर जो सुनियोजित थे, जहां सड़कें एक दूसरे को क्या थी? समकोण काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर काट देती थी जाकर, ठीक है, काटती थी। इसे ग्रिड प्रणाली या ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। अगर पूछे कि क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष विशेषता क्या थी या महत्वपूर्ण क्या था, तो वो ग्रिड पद्धति थी। क्या जी? ग्रिड प्रणाली, पद्धति जो पूछेगा उसके बारे में। इसकी जो सड़कों का निर्माण किस पद्धति पे होता था? वो होता था ग्रिड पद्धति पे, ठीक है। भवन पक्की ईंटों से बने हुए थे। यहाँ एक एक नगरीय सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी साथियों? यहाँ एक नगरीय सभ्यता थी, शहर था उस समय। आज से 4000-5000 साल पहले शहर था भारत में, और अंग्रेज हमको आके गुलाम बताते हैं और उनको पिछला सभ्यता वाले बताते हैं। उस लोगों को यह समझना चाहिए कि हम सब जहाँ
मतलब कि रहना अच्छा से नहीं जानते थे, खाना अच्छा से नहीं जानते थे, वहाँ भारतीय महल में रहा करते थे, वहाँ भारतीय किलाबंदी शहर में रहा करते थे, वहाँ भारतीय कृषि का अच्छे उपज करके खाते थे, और ये हम सबको पिछड़ा नहीं बोलते थे। अभी वो सब अपना फर्ल जीन्स वगैरह पहन के घूमता है सब, तो उसको मॉडर्न कहता है और हम सबको पिछड़ा कहता है। ठीक है, कोई नहीं, सभ्यता मान लीजिए मानने वाला भी है। भारत में लोग अब 200 साल रहे तो कुछ ना कुछ तो असर तो होगा, हो भी करता है। चलिए, कृषि मुख्य व्यवसाय थी यहाँ की, खेती से यहाँ के लोगों का जीवन यापन चलता था, जिसमें गेहूं, जौ, कपास प्रमुख थे। यहाँ विश्व की पहली सभ्यता थी जिसे कपास का उत्पादन, जी, कपास का उत्पादन, यह विश्व की पहली ऐसी सभ्यता जिसमें कपास का उत्पादन किया जाता था। शहरें क्या थी, ग्रिड पद्धति पे थे, 90 डिग्री कोण पे सड़कें काटती थी। इसके जो शहर थे वो मुख्य रोड पे ना खुल के गली के पिछले हिस्से में खुलती थी और फिर आके मुख्य रोड पे मिलती थी, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ की खेती का मुख्य क्या बोलते हैं, कृषि मुख्य था इन लोगों का, व्यवसाय करने का, खाने का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। गेहूं, जौ, कपास उत्पादन किया जाता था, जिसका ये व्यापार भी करते थे। कहां से, तो लोथल से। लोथल एक बंदरगाह था, और इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग। शहर आमतौर पर दो भागों में विभाजित थे, एक ऊंचा पश्चिम भाग जिसे दुर्ग कहा जाता था, जहां शासक वर्ग रहता था, जो मैंने न्यूनतम लोगों पे अपना नहीं बोलते कि अपना नियंत्रण रखते थे। जमींदार वगैरह जो रहते थे, या जो शासक वगैरह रहते थे, जो उस क्षेत्र के बहुसंख्यक लोगों पे क्या बोलते थे, अपना दबदबा बना के रखते थे, वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे दुर्ग में। जो इन लोगों पे शासन किया करते थे वो दुर्ग में रहते थे। और एक निचला पूर्वी भाग था जिसे निचला शहर कहा जाता है, वहां क्या सामान्य जनता रहती थी और आम लोग रहते थे। ठीक है साथियों, मेसोपोटामिया के साथ साथ समुद्री व्यापार था। इनका जो समुद्री व्यापार था, किस देश के साथ था, उस समय के देश जो मेसोपोटामिया था उस समय के साथ था। ठीक है, बाट और माप 16 kg पर थे। इसका जो जोखने उखने की प्रक्रिया थी, उसका सबसे न्यूनतम जो था वो 16 kg का था। जैसे हम सबके पास सबसे न्यूनतम 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम रहता है, वहां सबसे न्यूनतम क्या था, 16 kg पे था। याद रखेंगे इसको, क्या था साथियों, 16 kg पे था। ठीक है, इनका समाज मातृसत्तात्मक था। हम सब मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप किसके बेटे हैं, तो अपने पिताजी के नाम रखते हैं। लेकिन उस समय मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक में ये होता है कि अपने पिताजी के नाम ना रखे, जैसे माता जी के नाम रखते। जैसे राम जी से पूछता था आप किसके बेटे हैं, तो वो क्या कहते हैं, मैं कौशल्या नंदन राम। तब कहते थे मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। तो मातृसत्तात्मक पर आधारित था। अभी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। आपसे कहीं भी पूछता है कि आप किसके बेटे हैं, तब अपने पिताजी का नाम लेते हैं, माता जी का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो क्या था, ये समाज भी क्या था, मातृसत्तात्मक था। क्या था साथियों, मातृसत्तात्मक था। इनकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक, जैसे कि किसी को भाला लेके मारना है, कैसे बताएगा, ऐसे लिया, ऐसे खड़ा कर दिया पैर से, ऐसे हाथ लिया, ऐसे भाला मार दिया। ठीक है, ये भाला लिया ऐसे करके। ठीक है, इसको समझेंगे आप लोग। तो भाव चित्रात्मक मतलब कि चित्र बनाकर अपने भाव को मैंने दूसरे की जगह व्यक्त करते थे, समझाते थे, कहते थे, बोलते थे, वो क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, जो थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये सब क्या लिख के गया समझ नहीं आता। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे कह के चला गया, तो ये हच है, ये हम सब पढ़ते हैं अंग्रेजी में ग्रेगोरियन से, लेकिन क्या लिख के गई तो पता नहीं चला। ठीक है, अब ऐसे ही चला, ऐसा लिख दे, क्या लिखे गया कुछ पता नहीं चला। मान लीजिए हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, क्या लिखे कुछ पता नहीं चला। तो मतलब कि ऐसा लिखा था, सोच रहा कि पढ़िए नहीं जा चुका है। पढ़ता आदमी तो समझता है उस समय की क्या मैंने विकसित हुई, तो देखा आदमी, लेकिन उस समय जो समाज के चलाने के लिए क्या पद्धति थी, लोगों का क्या विचार था, क्या विमर्श था, वो लोगों के पास पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ पढ़ा नहीं जा चुका है। इसलिए यहाँ क्या थी, ये भाव चित्रात्मक थी। क्या थी साथियों, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका इनके सर्वाधिक मुहरों पर एक सिंग वाला जानवर का चित्र दिखाया गया है। क्या जी, एक सिंग वाला चिन्ह। इनकी जो मातृ मन की क्या बोलते हैं फेवरेट, उस समय कुत्ता हम सब रखते हैं, उस समय इनकी जो मातृ जो पूजा करते थे, जैसे हम माता दुर्गा के शेर को पूजते हैं, सेम उसी प्रकार ये किसकी पूजा करते थे, ये एक सिंग वाले जानवर की चित्र इनके मुहरों पर रखे, उनकी पूजा भी करते थे ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, मुहरे जैसे पशुपति की, जैसे पशुपति मोहर, पशुपति भगवान की एक मोहर बनाई गई है। अब पशुपति शिव को ही क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो मूर्ति है शिव, पशुपति शिव की जो मूर्ति है, उसके आजू बाजू जो है वो पशुओं की क्या बोलते हैं, चित्र बना दिया गया है, या एक प्रकार से
शिला वाला में गाड़ के बना दिया गया, बहुत चित्र कैसे बनाया है सब। लेकिन इसलिए पशुपति शिव का कि एक एक भगवान है हिंदू धर्म में, जहाँ क्या बोलते हैं पशु भी प्यार करता है, तो पशुपति शिव है। ठीक है साथियों, चलिए मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, मन के बनाने की कला उन्नत थी। ठीक है, इस सभ्यता के सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन था साथियों? इस सभ्यता की सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे देखते हैं सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। याद रखेंगे आप लोग। सिंधु नदी यानी इंडस रिवर इस सभ्यता की मुख्य नदी थी। सिंधु नदी जो नदी थी उससे जो भी उपनदियां निकली थी या उसमें जो जाके मिलती थी, उसी के आजू बाजू ये सभी नहर बने, नहर के क्या बोलते हैं उस नगर बने हुए हैं। ठीक है, जो भी शहर बसा हुआ है वो सिंधु नदी के प्रमुख या तो सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ है या सिंधु नदी से जो भी उपनदियां बनी हुई है उस पर बसा हुआ है। ठीक है साथियों, सरस्वती या घगर नदी, इसको हाकरा नदी भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, झेलम। झेलम नदी के किनारे प्राचीन स्थल हैं। ठीक है, चिनाब। इसकी जो नदियां हैं वो ये सब हैं, सिंधु नदी है, सरस्वती है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे प्राचीनतम स्थल क्या बोलते हैं स्थल मिला हुआ है। चिनाब नदी के किनारे प्राचीनतम स्थल मिला हुआ है। उसके बाद में रावी जो है, हड़प्पा शहर इसी नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है साथियों? यहाँ रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद सतलज है, पंजाब क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और ब्यास नदी जो सिंधु की सहायक नदी है। ब्यास नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो रावी नदी किनारे से कौन सा शहर बसा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता, याद रखेंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका जो लास्ट स्टेज है वो है इसका पतन। आखिर इसका क्या कारण है कि सिंधु क्या बोलते सिंधु सभ्यता जो है पतन हो गया? हर इतिहासकारों का अलग अलग मत है, कुछ लोग अलग कहता है। कोई लोग कहता है क्या जी जलवायु परिवर्तन हुआ इसलिए लोग वहां से छोड़कर चले गए। कोई लोग कहते हैं कि नदी के मार्ग के में परिवर्तन हुआ, नदी सूख गई, लोग भूखे मर गए और जाओ वहां से छोड़कर चले गए। ठीक है, कोई दूसरा कहता है कि भाई यहाँ बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं थी, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, कुछ ऐसा आया था जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ से लोग पलायन कर गए, दूसरे जगह चले गए। या आर्यों का आक्रमण भी कहा जाता है। क्या जी? आर्यों का आक्रमण, उस समय आर्य काफी फेमस हुआ कर रहे थे धीरे धीरे हिंदू धर्म में, इसलिए आर्यों का आक्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक अत्यधिक विकसित शहरी सभ्यता थी जिसका पतन कार्मिक है था, जो पर्यावरणीय आपदाओं और संसाधनों के दोहन के कारण उत्पन्न विपरीत स्थितियों में हुआ था। ठीक है, ये जो भी कारण थे इसके, इस सिंधु नदी के कारण का पतन का कारण था। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया, आर्यों का आक्रमण हो गया, या बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, इसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है साथियों, तो आप लोग जो भी पढ़े हुए हैं इसको समझेंगे विशेष ढंग से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।